हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ अपने प्यारे प्यारे अच्छे छोटे से छोटे बच्चों के लिए क्लास 11th के अकाउंटेंसी के MCQs। तो माय डियर एक्सीलेंटीज, आपको ये तो पता होगा कि आजकल पेपर में सबके चल ही रहे होंगे, कईयों के हो गए होंगे, कईयों के चल रहे होंगे कि 20 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं। पता है, मुझे तो ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप MCQs बेस्ड पे सारे सिलेबस में से लेके MCQ बेस्ड की एक वीडियो तैयार कर दो, जिससे हमें पता चल पाए कि किस किस तरीके के MCQ आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई योर डाउट कि MCQ न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते। जो MCQs आते हैं वो बेसिकली थियोरी में से ही आते हैं। बेसिकली आ सकते हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं कि नहीं आ सकते, बट जो MCQ बनते हैं बेसिकली, जितनी मैं टीचर्स की मेंटालिटी को जानती हूँ, वो या तो थ्योरी में से देते हैं या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट्स में से देती है ना। तो मैं आज आपके उसमें से टॉप 20 MCQ छाट के लाई हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेपर जिन बच्चों के हो गए, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा पेपर्स में आए हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, आप पहले अपनी कॉपी में आंसर इसके लिख लेना, फिर आंसर भी बताऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। अकाउंटिंग कहते हैं उसे, बुक कीपिंग कहते हैं, लेजर कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कौन से कितने आपको पहले से ही आते थे, मतलब 20 आउट ऑफ कितने आपको आते थे, बताना जरूर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के कमेंट्स देख के। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होपफुली सो आपने लिख लिया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है बी, बुक कीपिंग। बी, बुक कीपिंग आंसर है इसका। गॉट माई पॉइंट। लेट्स गो इन अवर सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर्स मत देखना, इसकी न्यूमेरिक वो नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरे आवाज़ वही सुनो। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स या नन ऑफ द अबव। जो आपको सही लगे एक्सीलेंटीज स्टूडेंट्स, प्लीज़ उसे अपने नोटबुक में लिखो। और अब आई होपफुली सो आपने अब तक लिख लिया होगा, लिख लो। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसके बाद हम करते हैं इसका आंसर। लेट अस सी अवर आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर है बी, कैपिटल। वो पैसा जो या वो गुड्स जो एक ओनर अपने बिजनेस में लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। समझ गए एक्सीलेंटीज? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन who does not pay the price in cash for the goods purchased or the service received is called as। दोबारा सुनो, the person, firm or institution who does not pay the price in cash for the goods purchased or the services received is creditor, proprietor, debtor या debtor या none of the above। लिख लो अपनी कॉपी में आंसर, और इसका आंसर है सी, debtor। debtor इज योर करेक्ट आंसर। यह आपका थर्ड क्वेश्चन था। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ साइंस एंड आर्ट है, या नन ऑफ द अबव। बताओ क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट, साइंस, बोथ साइंस एंड आर्ट, या नन। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। लेकिन आप इनके आंसर बाद में देखना, जितना मैं क्वेश्चन बोलती हूँ पहले से नोटबुक में लिख लेना स्टूडेंट्स। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, जर्नली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड की ड्यूरेशन, उसका समय कितना होता है? 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 1 मंथ। ऑफ कोर्स अब आपने पूरी 11th कंप्लीट कर ली, तो मुझे आपको ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड का समय 12 महीने यानी 1 साल होता है। तो इसका आंसर है सी, 12 मंथ्स या 1 ईयर, एक ही बात है। बच्चों भी ये मत कहना कि 12 मंथ्स और 1 ईयर में कोई डिफरेंस है। चाहे आप 12 मंथ्स लिख लो, चाहे 1 ईयर लिख लो। क्या कह रहे हो मैम? ये बात तो हमें पता है। मुझे पता है बच्चों, तुम्हें ये बात पता है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड वो सेटअप इन द ईयर। मतलब इंडिया में AS के स्टैंडर्ड्स के बोर्ड्स कब सेट हुए थे, किस ईयर में? 1972, 77, 1956 या 1932। तो स्टूडेंट्स पहले लिख लो अपने कॉपी में। लिख लिया? इसका आंसर है बी, 1977। समझ गए? नेक्स्ट,
द बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स आर डिनोटेड बाय, जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स हैं, प्रिंसिपल्स है, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नन? कॉन्सेप्ट्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नन? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ए, कॉन्सेप्ट्स। समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज। मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ अ बिजनेस, कंटिन्यूइंग ऑफ अ बिजनेस या नन ऑफ द अबव? क्लोजिंग, ओपनिंग, कंटिन्यूइंग या नन? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारा सी, कंटिन्यूइंग ऑफ अ बिजनेस। ऑफ कोर्स गोइंग कंसर्न मतलब यही होता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, किसी भी हालत में कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। समझ गए? नेक्स्ट, What are the features of computerized accounting system? Computerized accounting system के features क्या होते हैं? पहला, it facilitates offline input and storage of accounting data. Second, this system never fails. Third, it generates a printout of purchase and sale invoices. या fourth, none of the above. तो ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है सी, इट जनरेट्स अ प्रिंट आउट ऑफ अ परचेज एंड सेल इनवॉइस। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आंसर बहुत जल्दी बोल रही हूँ, देन यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप पॉज कर देना वीडियो को नोट डाउन करने के लिए क्वेश्चन, और नोट डाउन नहीं करना तो बस पहले क्वेश्चन देख लेना फिर आंसर लिख लेना। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, what are the types of computerized accounting system? What are the types of computerized accounting system? Ready to use software, customized software, tailor made software, all of the above. तो ऑफ कोर्स ये तीन है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है डी। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, What are the advantages of tailor-made software? Advantages क्या है tailor made software के? These are ready-made software, low cost, high secrecy of data या none of the above? Pause the video to note it down. तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट इसका आंसर है सी, हाई सिक्रेसी ऑफ डेटा। इसमें डेटा हमारा बहुत सिक्योर रहता है, बहुत सीक्रेट रहता है। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ऑन डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल whom does the bank look for the payment? अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक पेमेंट के लिए कहाँ या किसकी तरफ देखता है? तो इसका ऑप्शन है ड्रॉवर, ड्रॉई, एंड्रोजर या पेई। तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स स्टूडेंट ए, ड्रॉवर। ए, ड्रॉवर। सच सच बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको पहले से कितने आते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल वेट फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। फिर विच बैलेंस इज शोन बाय अ BR बुक? हमारा जो BR बुक होती है वो कौन सा बैलेंस शो करती है? क्रेडिट बैलेंस, नन, बोथ या डेबिट? देखो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, क्रेडिट डेबिट दोनों साथ साथ गिवन होते हैं अधिकतर, है ना। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ए क्रेडिट है तो B डेबिट होगा। कहीं आपको आंसर पता और आपने नंबरिंग ठीक ना देखी हो तो देख लेना ए पे क्रेडिट है और डी पे डेबिट है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर डी, डेबिट है। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ? अभी तक किस मेथड को इनकम टैक्स लॉ ने अप्रूवल नहीं दिया? स्ट्रेट लाइन मेथड को नन, बोथ SLM डी, मैं इसे WDVM बोलती हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आप इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हो, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। किसे नहीं दिया? तो इसका आंसर है ए, स्ट्रेट लाइन मेथड को अभी तक नहीं दिया क्योंकि बिल्कुल गलत ही मेथड है, बिल्कुल बेकार है। इसका रीज़न ये है कि हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट कम होते हैं तो हमें WDVM मेथड के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। इसी से हमें ये पता चलता है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या आती है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से कभी भी हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं आती। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व? कौन सा रेवेन्यू रिजर्व का एग्जाम्पल है? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है सी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर जनरल रिजर्व हमारे कहाँ शो होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नन ऑफ द अबव या बैलेंस शीट में? तो ऑफ कोर्स रिजर्व है तो ये हमारे बैलेंस शीट में शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोजेस। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है, क्या डिस्क्लोज करता है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, या ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों?
तो ऑफ कोर्स कुछ भी मुझे बताने की बात नहीं है, इसका आंसर है हमारा डी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बच्चे क्या गलती करते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं या ग्रॉस लॉस लिख देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसा कंपलसरी रूल नहीं है कि हर साल प्रॉफिट ही आएगा, हर साल लॉस ही आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर गुडविल इज़ मैं बता ही नहीं रही, आपको पता ही होगा गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं, ये नन ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स गुडविल हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कहाँ लिखे जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन अकाउंट। वैसे तो फिलअप से बट एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको पता ही होगा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, वो भी उनकी डेबिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक इट इज़ कॉल्ड, जब बैंक के द्वारा चेक पे नहीं किया जाता तो उसे क्या कहते हैं, ऑनर्ड, एंड्रोस्ड, डिसऑनर्ड, या बोथ ए एंड बी। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट इसका आंसर है डिसऑनर्ड, सी, बोथ ए एंड बी। फिर बैंक रिकन्सिलेशन, जितना आ रहा हो तो उतना आप आंसर देख मत लेना। बैंक रिकन्सिलेशन इज नॉट अ, बैंक रिकन्सिलेशन क्या नहीं है, रिकॉन्साइल रिकॉर्ड्स, मेमोरियम स्टेटमेंट, लेजर अकाउंट, या प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। तो ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है सी, लेजर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होपफुली सो आपको ये सारे एमसीक्यू अच्छे लगे हो के आते भी होकर अब तक, बिकॉज सबके पेपर काफ़ियों के हो चुके हैं, और जिनके रहते हैं तो उनको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड गिव अ ट्राई टू इट। आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते थे, मतलब अगर यही डिट्टो यही 20 क्वेश्चन आपके पेपर में होते तो आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। तो आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ, और मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे हर एक बच्चे को अपने नॉलेज टेस्ट करने का एक्सप्लोजन मिल पाए। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड विद एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस।